बच्चों, आज हम आ चुके हैं आपके यूपी बोर्ड क्लास 12 के पहले क्लास में। ठीक है, अब तक हम लोग ऑनलाइन के जरिए व्हाट्सएप के जरिए कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे। शायद आपको याद होगा, आप लोग को भेज भी दिया गया था आपके नंबर्स पर। और इसमें हम लोग पढ़ चुके थे एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में वैद्युत विभव से रिलेटेड सारे तथ्य हम लोग पढ़े थे। शायद आपको याद हो, सारे नोट्स हमने आप तक पहुंचा दिए। इसके अलावा अगर आप तक नहीं पहुंचे हैं तो इसके बारे में हम लोग संस्था के वापस संचालित होने पे फिर से देखेंगे। आज वीडियो के माध्यम से हम लोग सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट पर देखिए बच्चों आ गए हैं। सेकंड पार्ट मतलब हम आपको बता दें कि वैद्युत विभव तथा धारिता के धारिता वाले पार्ट में आ गए। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि धारिता वाला जो पार्ट है वे यूपी बोर्ड के पहले लेक्चर्स में अलग चैप्टर हुआ करता था, लेकिन हम लोग अब इस पीसी में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट लिख दिया है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट के पहले इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। इसका नाम है धारिता। धारिता क्या होता है? धारिता कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस? जब हम किसी पटल, किसी निकाय की जब बात करते हैं तो हमें आवेशों को संचित करने की आवश्यकता होती है। आवेशों को संचित करने के पश्चात हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आवेश संचित होंगे तब आप इसे कहीं उपकरण में इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो वैद्युत आवेशों को संचित करना बहुत जरूरी है। तो संचित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक सिस्टम बना लिया, निकाय बना लिया, पटल ले लिया, अन्य अन्य हमारे पास 3D और त्रिविमीय निकाय मौजूद होते हैं जिसको हम आवेशों को संचित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से धारिता एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, कैसा आवेशों को संचित करने का एक माध्यम है। कैसे संचित करते हैं? ठीक है, तो जब हम किसी पटल को आवेशित करते हैं, आवेशित करने के बहुत सारे मेथड है हमारे पास। जब किसी पटल को हम आवेशित करते हैं तो जैसे जैसे पटल पर आवेश आता है तो बच्चों उस पर विभव की मात्रा बढ़ती जाती है। विभव की मात्रा बढ़ती जाएगी और वो एक निश्चित विभव तक अपने आवेशों की मात्रा को संचित करता जाता है। इसको आप कैसे समझेंगे? तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास पे मैं जल भर रहा हूं। जैसे जैसे मैं पानी भरता जाऊंगा ग्लास में जल की मात्रा स्टोर होती जाएगी और उसमें क्या बढ़ता जाता है बच्चों, जैसे जैसे उसमें जल की मात्रा बढ़ती जाती है उसमें जल का स्तर बढ़ेगा। और कब तक भर पाएंगे? जब तक कि जल का स्तर गिरने न लगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा ही होता है धारिता के साथ। जब हम किसी निकाय के बारे में बात करते हैं तो निकाय में आवेश की मात्रा संचित होती है और विभव का मात्रा बढ़ता जाता है। तो आवेश की मात्रा आप तभी तक संचित कर सकते हैं जब तक कि उसका विभव एक निश्चित मान तक न बढ़ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? निश्चित मान तक न बढ़ जाए। तो यही कहानी हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो वैद्युत धारिता क्या है? वैद्युत धारिता क्या है? किसी निकाय अथवा पटल की आवेश संचित करने की क्षमता निकाय की धारिता कहलाती है। मेरी बात समझिएगा, आवेश को संचित करने की क्षमता उस निकाय की धारिता कहलाती है। तो ये किस पर डिपेंड करेगी? आइए इस पर निर्भर करते हैं। पटल अथवा निकाय पर संचित आवेश की मात्रा निकाय के विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है, ध्यान दीजिएगा। मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब आवेश की मात्रा विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। आवेश की मात्रा बढ़ेगी, पटल पर विभव का मान बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी मतलब अनुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। अनुक्रमानुपाती नियतांक, तो इसे हम क्या कहेंगे? C। जहां C बच्चों क्या है? जहां C होता है पटल की धारिता, यही निर्धारित करती है कि पटल पर कितनी आवेश की मात्रा संचित होनी चाहिए। तो जहां C क्या है? पटल की धारिता कहलाती है। तो मैं बता दूं कि C हर पटल का एक पर्टिकुलर निश्चित मान होता है। मात्रक, तो मैं बता दूं आपको इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा Q का मतलब हो जाएगा कूलाम। ये बच्चों हो गया कूलाम, और नीचे बच्चों इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, अथवा फैराड, इसको फैराड बोलते हैं लोग। ठीक है बच्चों, फैराड। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इसके अलावा इसके अदर यूनिट भी होते हैं, अन्य मात्रक। तो मैं बता दूं इसके अन्य डोमेस्टिक यूनिट कहते हैं, घरेलू मात्रक। अन्य मात्रक भी जान ले आप इसके। तो इसके अन्य मात्रक में आता है, एक आता है बच्चों माइक्रोफैराड। ठीक है, तो माइक्रोफैराड को हम लोग बच्चों दिखाते हैं म्यू एफ। जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे उसमें माइक्रोफैराड का जिक्र जरूर आएगा बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। तो माइक्रोफैराड की जो वैल्यू होती है वो 10 की घात -6 माइक्रो की वैल्यू, और ये हो गया फैराड। ठीक है, इसके घरेलू मात्रक में पहला पॉइंट हो गया। इसके बच्चे दूसरा मात्रक होता है पिकोफैराड।
ध्यान दीजिएगा, पिको फैराड। तो ये पिको फैराड हो गया। तो पिको फैराड को हम लोग दिखाते हैं P और ये हो गया F, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका वैल्यू होता है -12, 10 लिखा -12 और ये F, तो ये हो गया स्मॉल p F, इसका मान हो गया। तो ये हो गया बच्चों ये। तो ध्यान देने वाली बात है क्योंकि जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे उनमें ये वैल्यू जरूर आएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसके बीमा के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसकी बीमा फटाफट देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बीमा इसकी देख लें आप, तो इसकी बीमा बच्चों आ जाएगी, बीमा आप निकाल लेंगे किसकी, C की, ठीक है। कैसे निकालेंगे, Q/V से, मतलब कुलाम प्रति वोल्ट। निकाल लीजिए इसका फटाफट। कुलाम प्रति वोल्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। कुलाम को आप क्या लिखते हो, कुलाम को आप 80 लिख सकते हो, कुलाम को आप 80 लिख सकते हो। वोल्ट का आप लिख सकते हैं जूल पर कुलाम। जूल का क्या होता है बच्चों, जूल का हो जाएगा mL/2T-2। और प्रति कुलाम का कुलाम ऊपर चला गया तो इसको आप लिख सकते हो ऊपर 80। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, कहां सिंप्लीफाई कर दिया जाए, आइए देख लीजिए फटाफट से। C = M, ध्यान दीजिएगा M ऊपर जाएगा -1 L2, ठीक है, L-2 T-2 ऊपर T और T2, ये हो जाएगा T⁴ और यहां पर आपके क्या पड़ा हुआ है A और A2। तो ये पूरा डायमेंशन हो गया बच्चों। तो जब भी धारिता के बारे में बात होगी तो आप ये पूरा पैटर्न जरूर नोट करेंगे, ठीक है। तो याद रखें इसको। एक बात और, जब भी आप बीमा लिखा करें तो इसको एक ब्रैकेट में जरूर लिखें। तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस पूरे पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। तो बच्चे हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक किसे कहते हैं आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई धातु का गोलक है जिसको हम आवेशित कर रहे हैं। धातु के गोलक को आवेशित करते जाएंगे और एक समय पश्चात वो अपनी त्रिज्या के आधार पर एक नियत विभव प्राप्त कर लेता है। तो उस गोलीय निकाय का विभव कैसे निकालते हैं हम लोग पहले पार्ट में पढ़े थे। तो गोलीय निकाय की अब हम लोग धारिता निकालना चाहते हैं तो पहले तो हम इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो हमने इस गोले को जिसकी त्रिज्या r है आवेशित करना शुरू किया। तो इसको हमने क्यों आवेश तक आवेश किया और जैसे जैसे हम इसको क्यों आवेश तक आवेशित करते गए इसका विभव बढ़ा गया और एक निश्चित विभव पर रुक जाएगा। तो उस विभव हम लोग कहते हैं समविभव। इस गोले का समविभव कितना होगा, तो इस गोले का विभव गोलीय चालक पर विभव लिखकर हम बता सकते हैं V = 1/4πε0 Q/r, जिसकी त्रिज्या r और इस पर जो आवेश संचित हुआ है वो स्मॉल q। इसको हमने बता दिया समीकरण 1, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसकी धारिता। तो धारिता का अभी हम लोग सामान्य सूत्र पढ़े थे, वही मेन सूत्र है आपका। तो गोलीय चालक की धारिता निकालनी है तो उसका फॉर्मूला था C = Q/V। ध्यान दीजिएगा, C = जनरल फॉर्मूला, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको आपने समीकरण 2 दे दिया, ठीक है, यही हमेशा काम आएगा। समीकरण 1 व 2 से 1 में क्या है V का मान ला करके रख दीजिए यहाँ पे। तो हमने रख दिया, क्यों, एज इट इज पड़ा हुआ है, V की वैल्यू रख दिया। इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये क्यों कैंसिल हो गया, आ गया C की वैल्यू 4πε0। अब मुझे ये बताइए कि क्या अंदर कुछ भरा हुआ है, क्या यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, निर्वात या वायु कह सकते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए हम C को C0 भी रिफर करते हैं, बताते हैं। तो C0 वायु निर्वात के लिए 4πε0r। तो मतलब इस गोलीय चालक की धारिता 4πε0r हो गई। तो एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि C किस पर डिपेंड करेगा। 4 तो नियत है, पाई भी नहीं बदलना है, ε0 निर्वात की वैद्युशीलता वो भी नहीं बदलनी है अगर निर्वात है तो R पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर C किसी पर डिपेंड करता है तो वो किस पर डिपेंड करता है, R पर डिपेंड करेगा। मतलब त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो धारिता भी बढ़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल बना सकते हैं। ये कैसी बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी। ये C और R के रिस्पेक्ट में एक सरल रेखा प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस गोले में खोखला गोला लेकर के इसमें कुछ परावैद्युत भर दें, परावैद्युत का मतलब मोम, शुद्ध जल आदि कुछ भर दें इसमें,
तेल वगैरह। तो जैसे भर देंगे, मान लेते हैं उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K, तो जैसे अगर आप भरेंगे तो आपको पता है परावैद्युत भरने से विभव की वैल्यू कम हो जाएगी, दायिता बढ़ेगी। तो C इज इक्वल टू, यहाँ पर आप K रख देंगे, कहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट के साथ K आ जाएगा, K चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। इसमें अंतर समझिएगा बच्चों, ये निर्वात के लिए है इसलिए हमने इसको C नॉट से रिफर कर दिया, और अब ये परावैद्युत की उपस्थिति में है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। ठीक है, तो इसको आपने समीकरण 2 बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 2 के साथ रिलेशन कैसा होगा, तो हमने समीकरण 1 व 2 को आपस में डिवाइड कर दिया। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, किसको छोड़कर, K को छोड़कर। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे तो ये इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा, C बाई C नॉट इज इक्वल टू K, ये रिलेशन। या फिर आप इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू K C नॉट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म। सारे पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास में बात करेंगे।